हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपके बुक में देखा होगा कि स्ट्रेस को इस तरह से डिफाइन किया होगा कि स्ट्रेस इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया। तो स्ट्रेस को हम फोर्स अपन एरिया, तो स्ट्रेस का अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, उस डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इज इक्वल टू फोर्स अपन यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा इन एसआई सिस्टम? फोर्स को हमें पता है एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का वैसे देखा जाए तो एसआई सिस्टम में स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं, जो एरिया लेते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि सपोज मेरे पास कोई एक मटेरियल है, इस तरह का कोई कंपोनेंट मेरे पास सॉलिड कंपोनेंट है ना, उसको एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें पता है कि मान लो इस कंपोनेंट के ऊपर मैं यहाँ पे कोई फोर्स एफ अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो मटेरियल है वो भी अपना पोजीशन छोड़ने की सोचेगा नहीं, वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखने का ट्राई करेगा। इसीलिए क्या होता है, ये जो मटेरियल है, ये जो कंपोनेंट है, वही अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा। तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है, जिसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो फोर्स जो जनरेट होता है वो कौन करता है? जो सॉलिड कंपोनेंट है ये फोर्स जनरेट करता है, और ये जो फोर्स है उसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, अदरवाइज रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हम स्ट्रेस के इक्वेशन में लिखते हैं फोर्स, जो ये फोर्स जो होता है ये होता है, बस मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग होता है इसलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और जो डिनोमिनेटर में हमने एरिया लिखा है, जो एरिया लेते हैं वो रेजिस्टिंग एरिया होता है। रेजिस्टिंग एरिया मीन्स जो हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कंपोनेंट का कौन सा एरिया जो है वो उसको सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इस केस में कि यहाँ पे मैंने एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया हुआ है इस कंपोनेंट पे, तो वो कौन से एरिया पे लग रहा है? तो हमें पता चलेगा ये वाला जो एरिया है जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये एरिया जो है ये इस लोड को वो सस्टेन कर रहा है। तो ये जो सस्टेन करेगा जो एरिया, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिंग एरिया, वो एरिया हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। वैसे देखा जाए तो इसका एरिया कौन कौन सा होगा? एक तो ये एरिया है ना, इसी कंपोनेंट का। दूसरा एरिया देखा जाए तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सरफेस एरिया नहीं लेंगे तो यहाँ पे इस वाले केस में सरफेस एरिया जो है वो इस लोड को सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे कौन सा एरिया सस्टेन कर रहा है? ये वाला एरिया, जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं। तो इस वाले केस के लिए हम ये जो एरिया लेंगे वो लेंगे ये वाला। अब कोई भी मटेरियल होता है ना, चाहे वो मान लो वुड है, स्टील है, जो सॉलिड कंपोनेंट, प्लास्टिक है, वो हर एक की अपनी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो वो स्ट्रेंथ क्या होता है कि इस मटेरियल को कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो सह पाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस सस्टेन बाय द मटेरियल, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो ये स्ट्रेंथ है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर एक सॉलिड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ क्या होता है कि सपोज मैंने इस वाले कंपोनेंट पे है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ कि 5 मीटर पर स्क्वायर, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। और ये जो मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ, वो तो प्रॉपर्टी होता है, हम पहले से जानते हैं। अगर वुड है तो वुड का स्ट्रेंथ मेटल के स्ट्रेंथ से कम होता है। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये जो कंपोनेंट है उसका स्ट्रेंथ है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कंपोनेंट का स्ट्रेंथ है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मान लो मैं इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ,
तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से देखोगे तो कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फोर्स हम 100 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं और एरिया है 5, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जनरेट होगा इस वाले केस के लिए। लेकिन उसका स्ट्रेंथ कितना है, 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो आप 100 न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये जो मटेरियल है वो इजीली सह लेगा, है ना, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैं ये स्ट्रेस को बढ़ाता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे 200 न्यूटन कर दिया, तो अभी जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो यहाँ पे 200 न्यूटन है ना। तो जो स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिलती है 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना लोड भी ये जो कंपोनेंट है वो मेरा सह लेगा। अब धीरे धीरे मैं फोर्स बढ़ाता जाता हूँ, मान लो 300 न्यूटन मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना होगा, 60। अभी देखोगे तो अभी भी वो जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इट इज लेस देन द स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेस जनरेशन जो है वो स्ट्रेंथ से कम है तो जो मटेरियल है वो आपका जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी चलो मैं और 400 न्यूटन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 400 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो और यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना होगा, 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस वाले केस में देखोगे उसका स्ट्रेंथ कितना है, 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस जहां पे जनरेट हो रहा है 400 न्यूटन हम फोर्स अप्लाई करने से वो भी 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इस वाले केस में वो सेम है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपोनेंट है अगर मैं और इसमें फोर्स का वैल्यू बढ़ाऊंगा, अगर मान लो 400 को हटा के अगर मैं मान लो 500 न्यूटन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये जो है उसकी स्ट्रेंथ की ओवर जा रहा है जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो। और ये जो मटेरियल है अगर 400 न्यूटन से जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा या फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो ये जो मटेरियल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हम जब भी कोई कंपोनेंट का डिजाइन करते हैं, जो स्ट्रेस जो है और स्ट्रेंथ जो है, जो स्ट्रेंथ जो है हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और उसके बेसिस पे हम किसी भी कंपोनेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। कि मान लो यहाँ पे 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसी भी कंपोनेंट का स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड है, और हम जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हम जानते हैं कि भाई ये कंपोनेंट मुझे डिजाइन करना है, कोई भी कंपोनेंट उसके ऊपर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स मान लो लगने वाला है जो हमें पहले से पता है, और उसका जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं अगर सिग्मा बोलता हूँ तो वो सिग्मा है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर ये हमारे पास नोन है, ये भी नोन है, तो हम कोई भी मटेरियल का एरिया इस लोड सहन करने के लिए उसका एरिया कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपोनेंट का एरिया है मतलब उसकी साइज है। कोई भी कंपोनेंट की अगर हम साइज फाइंड आउट करते हैं उसी को तो हम बोलते हैं डिजाइन। तो कोई भी कंपोनेंट हो उसका अगर मुझे डिजाइन करना है तो सबसे पहले मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। और स्ट्रेंथ क्या इंडिकेट करता है कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो सस्टेन कर पाएगा, उसके हिसाब से हम उसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेस को भी अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे आपने देखा होगा जो फोर्स जो है ना, वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस का भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो टाइप ऑफ, जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है हम जानते हैं, तो स्ट्रेस जो है वो कौन सी क्वांटिटी रहेगी, तो आपको समझने के लिए और एक चीज ध्यान रखने के लिए, जो स्ट्रेस जो है ना तो वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है, वो जो है टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस मोर देन वन डायरेक्शन, वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड प्लस वन डायरेक्शन, टेंसर मींस मैग्नीट्यूड प्लस मोर देन वन डायरेक्शन। जो स्ट्रेस जो जनरेट होगा
यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्ट्रेस जो है इसी डायरेक्शन में जनरेट होगा, स्ट्रेस जो है हर एक डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसीलिए जो स्ट्रेस जो जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो टेंसर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।